नमस्कार दोस्तों। जब से इजरायल ने हमास के जो पॉलिटिकल चीफ हैं, हमास के पॉलिटिकल चीफ हानिये इसकी मृत्यु हुई है, तब से इजरायल और इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, ये चर्चा में आ गई है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि इजरायल बड़े बड़े को कैसे किसी अन्य देश में घुसकर मारता है और इजरायल के अंदर इतना पावर कहां से आता है। तो इस वीडियो में समझेंगे पूरे डिटेल से। तो आइए समझते हैं कि इजरायल कैसे कैसे किसी व्यक्ति को अंजाम दिया है। इजरायल किसी को टूथपेस्ट के माध्यम से, किसी को टेलीफोन के माध्यम से, किसी को गुलदस्ते के माध्यम से, जो इजरायल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, ऐसे ऐसे लोगों को अंजाम दिया है। टेलीफोन से मूड़ी तक का उतार दिया है, मतलब कि जो गर्दन है वो उतार दिया है इजरायल ने। कैसे, आइए समझते हैं। पहले टारगेट के ऊपर नजर डालते हैं जिनका नाम है याह्या अय्याज, उर्फ इन्हें इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन है गाजा पट्टी में। कैसे, 6 मार्च 1966 को गाजा पट्टी में ये पैदा हुए थे याह्या। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद हमास में शामिल हो गए थे। जब हमास में शामिल हो गए थे तो इजरायल ने इसको 60 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार समझता है। इजरायल समझा कि 60 से ज्यादा लोगों की ये मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। ये किस किस हमलों को अंजाम दिया था याह्या अय्याज? 1993 में मेहुल जंक्शन ब्लास्ट करवाया था। फिर 1994 में अफुला बस स्टॉप पर ब्लास्ट करवाया था। 1995 में यरूशलेम बस स्टॉप पर इसने ब्लास्ट करवाया था। इन सब सारे मुद्दे को इसने जब कराया था तो 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार इजरायल मानता है याह्या अय्याज को। तो इजरायल ने इसके लिए किया क्या था? इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है, इजरायल के अंदर सुरक्षा एजेंसी है जिसका नाम है शिन बेट, इसके पूर्व निदेशक हैं कर्मी गिलोन्स। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री द गेट कीपर्स में इन्होंने बताया था कि याह्या अय्याज बचपन का दोस्त था उसाम अहमद, उसी के घर रात बिताने के लिए आया था। हमद के जो चाचा थे वो इजरायली पहचान पत्र और पैसों के बदले सिनबेट को ये जानकारी दी थी। मतलब जो हमद के चाचा थे ये जानकारी दे देती कि उसका दोस्त यहाँ पर आने वाला है। इजरायल के एजेंट उस घर पे पहुंचते हैं और उस पहुंचने के बाद एक सेल फोन देकर कहा कि उन्हें याह्या अय्याज की बातचीत सुननी है, इसलिए उन्हें आप इससे बातचीत करा दो। तो जैसे ही वो सेल फोन पहुंचाया गया याह्या अय्याज के पास, जो याह्या अय्याज के पास पहुंचाया गया, जैसे ये फोन को उठाता है, वैसे ही इसके अंदर से 7 ग्राम का इसमें आरडीएक्स लगा दिया जाता है। इजरायल की जो खुफिया एजेंसी है 7 ग्राम का आरडीएक्स लगा देती है। जैसे ही ये फोन उठाता है, इस ब्लास्ट होता है, इसका जो सिर है, सिर ही धड़ से अलग हो जाता है, इतना ज्यादा विस्फोट होता है। इस तरीके से अंजाम दिया इजरायल ने। दूसरे एक टारगेट की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है बेल जेवेतर और महमूद हमासी। लोकेशन है इटली और फ्रांस। हुआ क्या था? इटली और फ्रांस 6 सितंबर 1972 को जर्मनी के अंदर एक म्यूनिख शहर है, उसमें ओलंपिक चल रहा था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन जिसका नाम था ब्लैक सेप्टेम्बर, इसने इसके जो 8 आतंकी हैं, 8 आतंकियों ने 11 इजरायली जो खिलाड़ी हैं उनको बंधक बना लिया। बंधक बनाने के लिए जो फिलिस्तीन के कैदी हैं, 200 फिलिस्तीन के जो कैदी हैं उनके रिहाई की डिमांड की कि मैं खिलाड़ियों को तभी छोड़ूंगा जब पहले तो ऑन द स्पॉट 2 खिलाड़ियों को इसने मार दिया। मारने के बाद 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। 9 खिलाड़ियों को बंधक बनाने के बाद कहा कि 200 फिलिस्तीनी कैदियों को जब इजरायल रिहा करेगा तब हम इसको, जो 9 इजरायल के प्लेयर हैं, इसको छोड़ेंगे। उस समय इजरायल की महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था गोल्ड मेयर्स। यह है महिला प्रधानमंत्री गोल्ड मेयर्स। इन्होंने जर्मनी के चांसलर से बात की। बात करने के बाद कहा कि इजरायल आतंकियों की जो डिमांड है ना वो कभी पूरा नहीं करने वाला है, चाहे कोई भी कीमत इजरायल को चुकानी पड़ी। इसके लिए जर्मन सुरक्षा बलों ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकियों के जो 9 खिलाड़ियों हैं इसकी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जो आतंकी है, जो 9 खिलाड़ी को अगवा किया गया था इजरायल के, उसकी हत्या कर दी, यानी खिलाड़ी तो पूरे खत्म हो गए। उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था जर्मनी की तरफ से, 5 आतंकी मारे गए और 3 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसको मारने के लिए कैसे अंजाम दिया गया इजरायल के द्वारा? 35 लोगों को मारने के लिए इजरायली पीएम गोल्डा मेयर ने 16 अक्टूबर को ऑपरेशन रैथ ऑफ गार्ड को मंजूरी दी थी। इजरायली एजेंट ने उन्हें घर पर लगाने के लिए एक सेल फोन देकर कहा कि उन्हें यह अयाज के, ये तो उसका वाला टारगेट है, इसको कैसे मारे, जो यहाँ पर है टारगेट, इसको भी उसके इलाके में, मतलब कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसी दौरान जो इजरायल के एजेंट थे वो भी इसमें घुस गए थे। घुसने के बाद इसको वारदात दिए थे। फिर आते हैं अगले अंजाम की तरफ, अगले टारगेट की तरफ। एक और टारगेट देखते हैं। 27 जून 1976 की बात है, 1976 की बात है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव से 246 यानी 246 यात्रियों को लेकर एक फ्रांस की फाइटर प्लेन
फिलिस्तीन वो फ्रांस जा रही थी, एक फाइटर प्लेन फ्रांस जा रही थी। तो उसी समय 4 आतंकियों ने, फिलिस्तीन के 4 आतंकियों ने ये जो प्लेन है, एरोप्लेन है, इसको हाईजैक कर लेती है। हाईजैक करके ये ले जाती कहाँ है? ये एथेंस, यानी जो ग्रीस की राजधानी एथेंस थी वहां ले जाती है। वहां ले जाने के बाद युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन है, उससे इजाजत लेने के बाद जो आतंकी है हाईजैक विमान को ये ग्रीस की राजधानी एथेंस से लीबिया के बेजांगी होकर युगांडा के जो एंतेबे है हवाई अड्डे पर वहां पहुंचा देते हैं। एंतेबे हवाई अड्डे पर जब पहुंचा देते हैं, फिर उसके बाद आतंकियों ने इजरायल से विमान को छोड़ने के बदले $5 मिलियन और 4 देशों के अंदर करीब 53 जो फिलिस्तीनी कैदी बंद थे उसको रिहा करवाने की डिमांड की थी। फिर उसके बाद इजरायल ने क्या किया? इजरायल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसके तहत जो एक ब्लैक मर्सिडीज होती थी, जो युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन का जो काफिला है उससे चलता था, ब्लैक मर्सिडीज थी। उसके अंदर जो इजरायल के सैनिक है युगांडा के सैनिकों के भेष में वहां पर घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो सीधे एंतेबे हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद सीधे वो जितने भी आतंकवादी बंधे थे वो हिब्रू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इजरायली हिब्रू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो बंधकों को हिब्रू भाषा में लेटने के लिए बोला, वो तुरंत लेट गए, तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद सभी के सभी 7 आतंकवादी और युगांडा के जो 50 सेना थे, 50 सैनिक थे, वो सभी को मार गिराया। मार गिराने के बाद जब वहां से चलना शुरू कर दिए, जब 116 यहूदियों को लेकर जब इजरायल के सैनिक वहां से चलना शुरू कर दिए, तो जो हवाई अड्डा था उस पर करीब जितने भी फाइटर प्लेन थे युगांडा के, सबको बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया, सबको बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया। इसी प्रकार किसी को टूथपेस्ट, किसी को कान में जहर का इंजेक्शन देकर तरह अलग अलग तरीके से जो इजरायल की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, इस तरीके से मतलब अंजाम दिए, मौत को अंजाम दिए। इसलिए कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की सबसे पावरफुल जो खुफिया एजेंसी है, ये इसका दर्जा दिया गया है। तो आइए एक नजर चलते हैं कि जो फिलिस्तीन का इलाका है, क्या पहले से इजरायल यहाँ पर था या इजरायल के बनने की थोड़ी सी ब्रीफ में स्टोरी समझते हैं। बात है 1907 की। 1907 में एक यहूदियों का लीडर था जिनका नाम था चाइम वाइसमैन। ये पहली बार फिलिस्तीन पहुंचते हैं। वो वहां पर जाकर जाफा इलाके में एक कंपनी खोलता है। ये व्यक्ति जाफा इलाके में फिलिस्तीन के अंदर एक कंपनी खोलता है। कंपनी खोलने के बाद 3 साल जब बीत जाता है तो वहीं पर यहूदी नेशनल फंड बनाकर एक फिलिस्तीन में यहूदियों की एक कॉलोनी बसाने के लिए वहीं पर जमीन खरीद लेते हैं। जमीन खरीदने के बाद पहली बार यहाँ पर इजराइल की नींव पड़ गई। कहाँ पर? फिलिस्तीन के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, थोड़ा सा छिटपुट जो बैगनी कलर का एरिया दिख रहा है, यह है इजराइल की जमीन, यहाँ पर खरीद कर बसाया गया था। इस जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा बसाया गया है। दुनिया भर के यहूदियों को लगता है कि जो यरूशलेम है, जो कि फिलिस्तीन के अंदर यानी जो इजराइल है यहाँ पर लोकेट करता है। यहाँ पर जो जमीन है अब्राहम और उनके जो वंशज है, इसलिए यहूदियों का असली घर फिलिस्तीन यानी कि जो आज का इजराइल है वो है। ये उनको लगने लगा। दुनिया भर के जो यहूदी हैं, अब्राहम उनके जो गॉड फादर हैं उनको कहा जाता है। 1917 में फिलिस्तीन का नक्शा देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का एरिया है ये पूरा फिलिस्तीन है 1917 तक। फिर उसके बाद जंग होना शुरू कर देता है। 1948 तक में जंग होता है। 14 जुलाई 1948 को जंग होता है। जंग जीतने के बाद 14 मई 1948 को कब्जा कर लिया जाता है पूरे फिलिस्तीन पर। तो पूरे फिलिस्तीन पर जो ग्रीन एरिया है यानी जो फिलिस्तीन का एरिया है ये सिकुड़ जाता है। बचता है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, यही 2 एरिया बचता है फिलिस्तीन के नाम से। बाकी पूरे एरिया पे इजराइल की कब्जा हो जाता है। उसके बाद 1967 में अगल बगल के जो 6 जो अरब देश हैं, जैसे मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये एक साथ हमला कर देते हैं। 6 दिन तक जंग चलता है। इस जंग में इजराइल जीत जाता है। सभी कंट्री को हराकर इजराइल जीत जाता है। 1967 के बाद इजराइल का नक्शा और भी बदल जाता है। और भी कुछ इलाका है इसको सिंक्रोनाइज कर देता है, इजराइल बढ़ जाता है। जो छोटा सा इलाका बचा है, एक वेस्ट बैंक बचा हुआ है, एक गाजा पट्टी बचा हुआ है, तो दोनों ही इलाकों को बोला जाता है फिलिस्तीन, इसलिए बचा है। आइए समझते हैं कि जो इजराइल है इसके अंदर इतना जो पावर है आता कैसे है, कैसे किसी भी देश के अंदर घुसता है, अपने दुश्मनों को घुस कर मार लेता है। इजराइल और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। इजराइल 3 रूल अपनाता है, 3D अपनाता है, डिफीट, डिटर और डियूसेड, यानी कि जंग में हराने, उसके मकसदों को नाकाम करने या हतोत्साहित करने की यह तकनीक अपनाता है। यही वजह है कि
हर बार लड़ाई में इजरायल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इजरायल के जो यहूदी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए 3 वजहों से इतनी हिम्मत आती है। पहला है जो सर्वाइवल है। सर्वाइवल का मतलब क्या है? इजरायल की नींव दूसरे देश यानी फिलिस्तीन के अंदर पड़ी। ऐसे में अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो वो संघर्ष मान के चलते हैं कि उसे संघर्ष करना ही है, इसलिए पावरफुल होते हैं और लड़ाई में हमेशा जीतते हैं। दूसरी है मजबूरी। मजबूरी क्या है? इजरायल की सीमा 5 ऐसे देशों से लगती है जिसने कभी न कभी उससे जंग लड़ी है। इसमें मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, फिलिस्तीन शामिल है। ऐसे में लड़ना और उसको जीतना उसकी मजबूरी है, इसलिए इजरायल सर्वाइव कर जाता है। देखो इसके अगल बगल है सीरिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, फिर उसके बाद मिस्र है, लेबनान है, सबसे कहीं न कहीं इजरायल का जंग हो चुका है। फिर उसके बाद अमेरिकी सपोर्ट, तीसरा फैक्टर आता है अमेरिका का, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका सपोर्ट। इजरायल को दुनिया के सबसे ताकतवर देश जिसे कहा जाता है अमेरिका, इसका समर्थन हासिल है। इस वजह से वह किसी से भी टकराने की हिम्मत रखता है इजरायल। आखिर अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है इजरायल का, इसके बारे में समझते हैं। दरअसल एक राइटर है विदेश मामलों की जानकारी, इनका नाम है प्रोफेसर राजन कुमार। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और इराक से निकलने के बाद, क्योंकि वहां से अमेरिका की जो सेना है वो वापस निकल गई है, उसका पूरा ध्यान कहां पर पड़ा हुआ है? मिडिल ईस्ट की तरफ। जो मिडिल ईस्ट है वहां पर ध्यान पड़ा हुआ है, खासकर जो वेस्ट एशिया और यूरेशिया यानी चीन, रूस और ईरान का ओर, ईरान है, इसके तरफ अमेरिका की नजर पड़ी है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के इलाके में काफी ज्यादा तेल की मात्रा है, काफी ज्यादा वहां पर तेल की मात्रा है। ऐसे में यहाँ पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली मजबूत बने रहने के लिए अमेरिका इजरायल का हमेशा सपोर्ट करता है, क्योंकि इजरायल का सपोर्ट करेगा तो इजरायल जो अगल बगल कंट्री है उसको इजरायल वैसे ही दहला कर रखता है। उससे हमेशा ही इजरायल से अगल बगल वाले कंट्री डरते हैं। जब इजरायल से डरेंगे तो जाहिर सी बात, जब अमेरिका मेडिएशन कराने आएगा तो अपनी शर्तों पर तेल या अन्य चीजें का डिमांड कर सकता है। इसलिए जो अमेरिका है वो इजरायल का हमेशा सपोर्ट करता है। तो ये 3 फैक्टर है जिसके वजह से इजरायल हमेशा से अपने अगल बगल कंट्री से जीतता है। और उसके बाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, ये इतनी पावरफुल है कि किसी भी देश में जाते हैं अपने दुश्मनों को बहुत ही सटीकता, बहुत ही शानदार तरीके से मारने में ये सक्षम होती है। इस बार भी आरोप लगा है कि जो हमास का चीफ था, पॉलिटिकल चीफ था, जिसका नाम था इस्माइल हैनियस, उसको भी मारने में इसी का हाल है। हालांकि जो ईरान है ये सीधा इजरायल पर हमला करने की धमकी दी है। तो अभी इजरायल और ईरान के बीच में क्या जंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, आने वाले न्यूज में एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।